नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे गठन में चलेगा समीकरण। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश बूथ कमेटी गठित करने के बाद अब मंडल अध्यक्षों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पार्टी 15 दिसंबर तक सभी मंडल अध्यक्ष चुन लेगी। इसके बाद माह के अंत में जिलाध्यक्षों का चयन हो जाएगा। अंत में फरवरी मध्य तक प्रदेश अध्यक्ष के चयन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रक्रिया को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं के बीच कश्मकश की स्थिति है। प्रदेश में अपील कमेटी गठित कर ली है लगभग, आपको बता दें, एवं जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम तय किए जा चुके हैं, जिनको 3 से 4 जिले का कार्य सौंपा गया है। 15 दिसंबर तक सभी 1918 मंडलों के संगठन चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे और उसके बाद 16 से 31 दिसंबर तक इसके बीच में जो है सभी 98 संगठनात्मक जिलों का जो चुनाव है वो पूरा कर लिया जाएगा। आपको ये भी बता देती हूँ, बीते 2 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व 2024 को लेकर प्रदेश चुनाव पर्यवेक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई थी 2 दिसंबर को, और इसमें उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पर्यवेक्षक और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि हमारा प्रयास है भाजपा का वैचारिक अधिष्ठान, सिद्धांत एवं दर्शन का आग्रह लोगों तक पहुंचे, लेकिन दर्शन के साथ साथ ये प्रदर्शन का भी मामला है। यूपी में लोकसभा चुनाव में जिस तरह विपक्ष के मुद्दे हावी रहे, उससे भाजपा में बेचैनी है। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि भले ही उपचुनाव में मनचाही सफलता मिल गई हो, फिर भी लोकसभा चुनाव में जो गिरावट दर्ज की गई उससे उबरने में समय लगेगा। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। क्या यूपी में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव के बाद गठित होने वाली टीम गेम चेंजर साबित होगी? आज यही जानने की कोशिश करेंगे और भी कई सवाल होंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया चालू है और चुनाव के माध्यम से ही लोकतांत्रिक तरीके से समाज के सारे वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में नजर आ रहा है। पहले से लेकर आज तक और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखता है और आगे भी दिखता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से उनका इंटरनल मामला है और हर पार्टी अपना संगठन खड़ा करती है चुनाव के माध्यम से या मनोनयन के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी करो, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को बना पाएगी? तो देखिए, ये सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की हकमारी की है, आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया है, संविधान प्रदत्त अधिकारों को लगातार हनन करने का प्रयास किया है। तो ये संगठन में जो करना चाह रहे हैं, ये सब छलावा है। 11 सालों से केंद्र में और पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है और युवाओं की सबसे ज़रूरी चीज़ है सस्ती शिक्षा और रोजगार। भाजपा वो दे पाने में असक्षम है और रोजगार न देने के लिए, महंगाई न कम करने के लिए वो संगठन के माध्यम से हमेशा जनता के बीच में रहना चाहती है। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता जो जिस तरह से 2024 में भाजपा को जवाब दिया था, वो संगठन में कितना भी फेरबदल कर ले, 2027 में इन लोगों को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को खड़े होने के लिए चाहिए मजबूत संगठन और कामयाबी के लिए भी चाहिए मजबूत संगठन और उसमें तालमेल। और बीजेपी समय समय पर इस तरह की कोशिशें करती रहती है, समय समय पर संगठन में बदलाव, कुछ अहम नीतियां, बैठकें, तमाम चीज़ें। और अब सुनने में आ रहा है फिर से इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, संगठन में कुछ बदलाव होने वाले हैं और बड़े लेवल पर बदलाव होने वाले हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी समझने की कोशिश होगी, क्या ये बदलाव या ये चेंज क्या दिला पाएगा पार्टी के लिए वोट बैंक में चेंज? दिनेश प्रताप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर। आरिफ हबीब साहब सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, सर स्वागत करती हूँ आपका भी। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, पहले आप ही से शुरुआत करूंगी, कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को ये जो चुनाव है, संगठन में बदलाव की कोशिशें हैं, जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें समीकरण साधने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसे तैयार करने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ों का चयन करने वाली है, नामों का चयन करने वाली है जो पीडीए को भी काट दे सके। क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने कुछ चर्चाएं ये हैं कि उपचुनाव में भले ही आपको अच्छी प्रदर्शन किया हो, जीत मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से अभी भी पार्टी उभरी नहीं है, कुछ बदलाव की आवश्यकता है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पारुल जी, ये बात सच है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है
क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो एक भाजपा उम्मीद कर रही थी कि हमको यूपी में सफलता मिलेगी 80 की सीटों में, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। और वो कहीं ना कहीं जो संविधान था, पीडीए था, उसको लेकर के भाजपा को बहुत ज्यादा यूपी के अंदर हार का सामना करना पड़ा। तो और ये फिर उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने उसी फार्मूले को लागू किया, लेकिन वो भले ही सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब भाजपा को ये बात लग रही है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 2027 के चुनाव में और इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और वहां पे पीडीए या संविधान, चूंकि आप देखिए राहुल गांधी भी देख लीजिए, जब भी कहीं इस तरह का कहीं धरना प्रदर्शन या कभी बात करते हैं तो संविधान को लेकर के जरूर हाथ में आते हैं। यानी कि वो उनको लग रहा है कि भाजपा को हम इस संविधान के से ही घेर सकते हैं। एक तो ये कहीं ना कहीं, और भाजपा को भी एक सामने स्थिति बनती है कि वो उसकी काट नहीं दौड़ पा रही है, वो उसके बदले बटोगे तो कटोगे की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुविधा में आ जाती है। तो उसकी भरपाई कैसे करे? और भारतीय जनता पार्टी देखिए हमेशा से एक चुनाव की मूड में रहती है, वो हर चीज की काट की तैयारी कर लेती है। तो उसको लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन 2027 में ही फिर लोकसभा चुनाव की तरह संविधान या पीडीए की वो करती है, तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे? तो उसको वो संगठन को लेकर के अभी से एक माहौल देना चाह रही है कि किस तरह से हमने उसको, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार का जो संगठन है, जो जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से हर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को, उस हिसाब से लग रहा है कि वो इस फार्मूले को फलीभूत करेंगे। क्योंकि आप देखिए जब भी इस तरह की चर्चाएं होती है तो कहीं ना कहीं केशव मौर्य जी का नाम उभर के आने लगता है। उनको लगता है कि केशव मौर्य जी को अगर हम यूपी की बागडोर संभाल दें तो शायद ये समाजवादी पार्टी जो जिस तरह से माहौल बनाती है वो उसमें पीछे हट सकती है। लेकिन वो धीमे धीमे फिर मामला, चूंकि आपसी तनाव बढ़ने लगता है, भाजपा के अंदर अंदरूनी युद्ध शुरू हो जाता है योगी जी और उसको लेकर, केशव जी को लेकर के फिर दिल्ली दौड़ शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो पिछले काफी अरसे से ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो संगठन इसका जो एक ताना बाना बुना जा रहा है नीचे लेवल से, कह लीजिए कि जिले लेवल में, तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को वो बड़े कायदे से इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि शायद इस तरह की चीजों को अगर हम जिले तक ले जाएंगे तो जो भाजपा, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी जो कहेगी तो उसकी काट वो अभी से ही तैयार कर ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसी को ध्यान में रखते जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं भाजपा में अपने संगठन को लेकर के, वो उसमें कुछ ना कुछ इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। दिनेश जी, बूथ कमेटियों का गठन होने के बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव और 15 तारीख को सब कुछ फाइनल, लेकिन खबर है कि भूपेंद्र जी भी बदले जाएंगे, यानी उनकी जगह कोई प्रदेश अध्यक्ष कोई और विराजमान हमें दिखाई देगा। इसके इतर जैसे कि अभी सर भी कह रहे थे, त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि ये जो कोशिशें हैं आपकी, आपने समझ लिया है कि दाल ऐसे नहीं गलने वाली है, मामला पीडीए के समकक्ष किसी चीज़ को खड़ा करना पड़ेगा और इसलिए अब आप जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं संगठन में, और ये ज़रूरी भी हो चला है आपके लिए, क्योंकि जो अपेक्षित जीत आप लोगों को लोकसभा में चाहिए थी वो मिली नहीं। पारुल जी देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहती है और हम चलाते रहे। प्रारंभ से देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसका अपना एक लिखित संविधान है। हम प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव करते हैं, नामांकन की तिथि घोषित होती है, चुनाव अधिकारी घोषित होते हैं, लोग नामांकन करते हैं और फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाते हैं। देखिए पारुल जी, अगर सहज भाषा में बताऊं, तिवारी जी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं उसके आगे चल रहा हूँ कि अगर सहज भाषा में मैं बात करूं तो हम सारे लोग कभी ना कभी छात्र रहेंगे। तो 2 तरह के छात्र होते हैं। एक छात्र वो होते हैं जो 365 दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परीक्षा आने पर परीक्षा में बैठते हैं और अपना डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होते हैं। और एक उस तरह के छात्र होते हैं जो सिर्फ एग्जाम आने के बाद वो या तो सीरीज का सहारा लेते हैं, या तो गाइड्स का सहारा लेते हैं, या तो नकल का सहारा लेते हैं। ये केन प्रकारेण बैतरणी को पार करने की कोशिश करते हैं, कुछ तो पीछे ही रह जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन वाली विद्यार्थी है। हम पहले दिन से, और हमने एक शब्द कहा था कि हम लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी को हम चलाते हैं। और दूसरे लोग क्या है, जैसे हम कहीं चुनाव हार भी गए तो हमको चिंता होती है, हम चिंतन भी करते हैं और हमने क्या कमियां रही उसको भविष्य में हम दूर भी करते हैं। लेकिन दूसरे पार्टी क्या करती है, वो सिर्फ लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश
सभी संवैधानिक संस्थाओं पर दोषारोपण करती हैं और काम नहीं। अभी मैं सुन रहा था, बाइट सुना रही थी, पता नहीं किस दल के एक नेता थे, वो कह रहे थे क्या ये फला को मुख्यमंत्री बना देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी है पारुल जी, आज भी बैठ के जितने लोग पैनल में बैठे, कोई बता नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कोई बता नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कोई बता नहीं सकता किसी जिले में पार्टी का जिला अध्यक्ष कौन होगा, मंडल अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन बाकी पार्टियों में फिक्स है, वहां तो सारा खेल फिक्स है ना। उनका कोई ये संविधान लेके, तिवारी जी कह रहे थे संविधान लेके घूम रहे हैं, इनका काट। अरे जिनका अपना संविधान नहीं है, जो अपनी पार्टी का संविधान नहीं बता पा रहे हैं, इनके यहाँ फिक्स ही नहीं, इनके महामंत्री कितने होंगे, उपाध्यक्ष कितने होंगे, मंत्री कितने होंगे, कुछ नहीं। ठीक जो खाता है ना वही, जो गांधी परिवार कहे वही सही। अब ठीक उनके यहाँ ना है, ये खाता ना तो चर्चाओं में आता ही है कि 24 घंटे यादव सातों दिन परिवार भारतीय कहे जनता वही पार्टी सही। जो है चुनावी मूड में रहती है, और अभी आपने भी वही जिक्र किया। तो मान लेते हैं कि ये जो तैयारी है वो 27 की हो रही है, और इसमें उत्तर प्रदेश है, जातिगत समीकरणों को साधे बगैर तो कोई भी पार्टी एक कदम आगे बढ़ाती नहीं है। ठीक है, लौट रही हूँ। हमारे साथ आरिफ साहब भी जुड़े हुए हैं, वाचस्पति जी भी जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, संगठन में बदलाव, अब सभी दल अपनी अपनी कोशिशें करते हैं कि अच्छे से अच्छे लोग उनके साथ हों, लेकिन चूंकि चर्चा हो रही है पिछले चुनाव से सबक लिया क्या बीजेपी ने, लेकिन पिछले चुनाव से क्या बाकी दलों ने भी सबक लिया? क्योंकि संगठन मजबूत होगा तभी आप मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। और आपको लगता है कि उपचुनाव जो हुए उनमें अगर दोनों दलों के संगठन मिलकर काम करते, 1+1 की पावर होती, तो शायद नतीजे उससे अच्छे आते? और जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिखरी और उसके नतीजे सामने आए, तो अब आपको भी जरूरत पड़ रही है कि विचार इस पर किया जाए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा। ये पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे दूसरे दलों को कोई बहुत पसंद नहीं, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद हार जीत होती है तो समीक्षाएं होती हैं, और समीक्षा होने के बाद संगठन के स्तर पर भी सोच होती है कि हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई, कार्यकर्ताओं में कहाँ कमी रह गई, बूथों पे कहाँ कमी रह गई, या हमारे नेताओं के क्या कहते हैं कि प्रचार प्रसार में क्या कमी रह गई। तो हर पार्टी उस पर चिंतन मनन करती है, और हम लोगों ने भी उपचुनाव के बाद चिंता जाहिर की है, और कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होगा। जो लोग निष्क्रिय हैं उनको हटा करके सक्रिय लोगों को दल में जगह दी जाएगी। लेकिन देखिए, जहां तक जो एजेंडा है आपका आज के डिबेट का, कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को जोड़ेगी, महिलाओं को पहले ही जोड़ चुकी है। मेरे ख्याल से महिलाएं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध भी महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा होता है। युवाओं को जोड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, बहुत बड़ा दल है, विश्व का सबसे बड़ा दल गिना जाता है, लेकिन युवाओं के पेपर लीक करके उनके सपनों पर कुठारघात करने का भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। तो ये देखिए, संगठन में बदलाव करने से मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा। आप लगातार सत्ता में हो और जन अपेक्षाओं पे आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। जो युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, व्यापारियों की, अधिवक्ताओं की, हर समाज की जो मांग है, उस मांग पर भी आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, तब तो संगठन में कुछ मतलब है। आप संगठन में दिखावे के लिए सिर्फ काम कर रहे हो, और चुनाव आप किसी और मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं जो आजकल गरमाए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोक लुभावने नारे देती चली आ रही है, लेकिन करती कुछ नहीं है। आज पेपर लीक हो रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही। बिहार में भी देखिए क्या कहते हैं, वहाँ लाठी खाया लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में लाठियां लोग खा चुके हैं। किसानों के लिए बेड़े लगाए जा रहे हैं, उनकी समस्या पूरी नहीं जा रही है। तो जो सबका साथ सबका विकास का कपोल कल्पित नारा है वो खोखला है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, क्या 2024 के पहले इन्होंने परिवर्तन नहीं किया था? 2024 से पहले भी तैयारी की होगी। 2024 में जनता ने धूल चटा दी इनको, 2027 में भी जनता इनको धूल चटा देगी। और जहां तक दलितों पिछड़ों के सवाल है, दलितों पिछड़ों के अगर सच्चे हित ऐसी हैं तो जाति जनगणना करने का वादा करके जाए दिनेश प्रताप सिंह जी कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा। तो राहुल जी भी जाति जनगणना की बात नहीं करते बहुत ज्यादा, ना अखिलेश जी बहुत ज्यादा बात करते। खैर, मैं ढांचे, संगठनात्मक ढांचे को लेकर जब बात करती हूँ तो इसका मतलब मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ आपसे कि सर, कई सारे लोग आप लोगों को छोड़कर गए भी हैं, दूसरे दलों में शामिल हुए हैं, तो उनकी जगह को फिल करना, उसी जाति का कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी में होना, इन सब पर भी तो विचार करने की आवश्यकता है। और इस चीज को अगर बहुत डीपली एनालिसिस किया जाए तो ये बहुत आम सी बात नहीं है
कि कोई बड़ा नेता अगर किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाए तो वो स्थान रिक्त होता है, उसे भरना आवश्यक है, इसलिए संगठन की बात हो रही थी। मैं लौट रही, दिनेश जी छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं वाचस्पति जी के पास जाऊंगी। कहिए क्या जवाब देना चाह रहे हैं? ये कह रहा था अभी सपा के साथी को मैं सुन रहा था तो महिलाओं की बात कर रहे थे। अब मैं उस मुद्दे पर नहीं जाता हूँ, कई बार चर्चा हुई, महिलाएं किसके राज में सुरक्षित है, किसके राज में सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार किसके राज में मिल पा रहा था, किसके राज में वसूली कर रहा था। मैं आज संगठनात्मक चर्चा है, इसलिए मैं विषय से इतना नहीं जाना चाहता। मेरा सिर्फ निवेदन है कि अखिलेश यादव के यहाँ कितने जनप्रतिनिधि हो गए हैं फारूक, जरा इन्हीं से पूछ लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के हैं। एक परिवार से कितने लोग आ गए? अभी चुनाव हुआ, कितने भी समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे परिवार के लोगों के साथ। ये अंतर है। या आज सपा के प्रवक्ता से मैं चुनौती देता हूं, नेता से कह दें कि उत्तर प्रदेश में जब कभी भी 10, 20, 50 साल बाद सरकार इनकी बनेगी तो बता दें कि दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे या अखिलेश यादव के परिवार से इतर मुख्यमंत्री बनाएंगे, इतना आए कह दें, हिम्मत है। ठीक है सर, लौट रही। कृपया करके जब कुछ कहिए ना तो उत्तर प्रदेश की और देश की जनता बड़ी प्रबुद्ध जनता है। आपके जो आप कह रहे हैं ना, जब आप कहते हैं तो लोग हंसते हैं पीछे टीवी ठीक, लौटूंगी। इसलिए कृपया करिए थोड़ी जी। वाचस्पति जी, संगठन की जब बात हो तो कांग्रेस को इन सबसे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ है। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, नहीं दी सीट कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। अब आगे की तैयारियों के लिए ये संगठन की जो मजबूती है ये कितनी मायने रखती है आपकी पार्टी में, और उसके लिए प्रयास क्या होंगे, क्या हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका पारुल जी आज विषय एजेंडा है वो भाजपा के अपने पार्टी के जो संगठन है उसका चुनाव का विषय है। उससे हमारी पार्टी या हमारी इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फलतः इससे जो निष्कर्ष निकलेगा से देखना ये है कि ये कितने लोगों को कैसे समायोजित करते हैं। ये वहां पर महिलाओं को कितना स्थान देते हैं, क्या 50% आरक्षण देंगे जैसा कि इन्होंने लोकसभा में वादा किया था, है ना, तो वो या 1/3 देते हैं, वो देखना है। दलितों को कितना स्थान देते हैं, पिछड़ों को कितना स्थान देते हैं, अगड़ों को कितना स्थान देते हैं। जो गौरतलब बात यह है कि अल्पसंख्यकों को कितना स्थान देते हैं, ये इन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों को स्थान देंगे। देखने का विषय ये होगा कि कितने अल्पसंख्यकों को स्थान देते हैं। अगर वो देते हैं तो वो एक विषय होगा। लेकिन इसके साथ साथ सिमिल्टेनियसली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जो आपके द्वारा प्रदत्त सूचना है और हम लोगों के द्वारा भी हम पता है कि शायद दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी की फर्स्ट वीक तक इनके जिलाध्यक्षों का चयन हो जाएगा। हमारी भी सारी कमेटियों को भंग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की सारी कमेटी जो भी हैं उनको भंग किया जा चुका है और हमारे भी चुनाव होगा। हम चूंकि सपा का कोई चुनाव नहीं होना, संगठन खड़ा होना है, उनका तो संगठन पहले से ही अभी 1 आध साल पहले ठीक किया गया है, दुरुस्त किया, कील कांटे उन्होंने दुरुस्त किए हैं। अब हमें अपने दल में कील कांटे दुरुस्त करने हैं। देखना ये होगा कि कैसे लोगों के कैसे सामंजस्य के साथ ये लेके चलते हैं। कील कांटे दुरुस्त हुए हैं वाचस्पति जी, आपको लगता है? जी, मुझे वही मैं कह रहा हूं कि अगर इनका आ जाने दीजिएगा कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हमारा भी लगभग इसके बाद ही शुरू होगा। देखना है कितने लोगों को समायोजित करते हैं। इसके बाद हम इंडिया गठबंधन के जो हमारे जिलाध्यक्ष होंगे उनके जिलाध्यक्षों के साथ हम ताउन करते हुए ये देखते हुए कि किस प्रकार की हम उनके साथ ताउन कर सकते हैं, हम उनके साथ कैसे ऐसा गठबंधन बना सकते हैं जो लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जिस जिले में, उसकी हम भरपाई कर सकें। तो हमारा प्रयास, हमारी पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि इंडिया गठबंधन का जो जिलाध्यक्ष है उसके इतर जो भाजपा ने जो जिलाध्यक्ष बनाए उसके समकक्ष हम ऐसा जिलाध्यक्ष बनाए जो भाजपा के जिलाध्यक्ष जो भी बने जिलाध्यक्ष तो नहीं होगा ना सर? दे और सपा कांग्रेस का कॉमन जिलाध्यक्ष तो नहीं होगा एक? आप इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं और संगठन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा समान तो नहीं गया कांग्रेस सपा के अंदर। वही मैं कह तो रहा हूँ, सुनिए तो, मैंने ये कहा कि उनका हो चुका है और हमारा फिर से होना है, भाजपा का दिसंबर तक हो जाएगा। इसके बीच लेकर आ रहे हैं संगठन में हम कील कांटे अपने यहाँ दुरुस्त करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो वर्ग जिनको इस सपा या इंडिया गठबंधन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनको हम देने की कोशिश करें। और हमें देखना होगा कि ये किस वर्ग, इस जाति को बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि केशव मौर्य को जी बनाएंगे। अगर ऐसा करते हैं निश्चित रूप से अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। देखना यह है कि कितना पिछड़ों को देते हैं, किसको प्रदेशाध्यक्ष बनाते हैं,
इसके ठीक बाद सर। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना। फिर अभी जो हमें दिनेश प्रताप जी को मैं दुरुस्त कर दूं कि वो उनको शायद पता नहीं है, कांग्रेस के इतने लंबे इतिहास में केवल गांधी फैमिली के 4 लोगों को अगर आप छोड़ दें तो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य वर्ग के लोग रहे हैं, अन्य जातियों के भी लोग रहे हैं। केवल गांधी परिवार से कभी नहीं चला है, ये उनका भूल है। अगर आप स्वतंत्रता के बाद की स्थिति देख लें, तब भी हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष होते थे वो चुन के आते थे, किसी एक परिवार का उसमें दायित्व नहीं था, अभी भी नहीं है। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से हमारा बिल्कुल साफ तरीके से निकल के आया। इनके यहाँ तो एक आरएसएस और वो सब जो मात्र संगठन है उनके द्वारा वो सब निर्धारित होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा पारदर्शी है। और हमारे यहाँ पीसीसी जो अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, वो पीसीसी बनाते हैं, पीसीसी आईसीसी बनाते हैं, उनका सेटल है। संविधान की बात प्रताप सिंह जी कर रहे थे, शायद उन्होंने कांग्रेस का संविधान पढ़ा नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने पार्टी का संविधान पढ़े। हमारा संविधान है 125, लंबा टाइम ले लिया, 125-30 साल का संविधान की किताब बताना जरूरी। बहुत अभी जितने भी फ्रेम्स आ रहे हैं ना, वीडियो जितने भी फुटेज, उन सारे फ्रेम्स में कोई दिखे ना दिखे, संविधान की किताब आप लोगों के हाथ में जरूर दिख रही है। रुक जाइए त्रिपाठी जी, एक जो बात कही गई कि कील कांटे दुरुस्त करना, कील कांटे दुरुस्त किए होते तो उपचुनाव में ये जो स्थिति है वो ना हुई होती। कील कांटे दुरुस्त हो गए हैं तो जो पार्टी के अंदर से पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजियां हो रही हैं वो ना हुई होती। जो डिसिप्लिन है वो दिखाई दे रहा होता, शायद वो नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सामने एक जो प्रश्न इन्होंने रखा वाचस्पति द्विवेदी जी ने कि कितने अल्पसंख्यकों को आप टिकट देंगे या कितने अल्पसंख्यकों को आप संगठन में पद देंगे या जगह देंगे। यहाँ इसलिए भी ये सवाल जरूरी हो जाता है क्योंकि 45% उपचुनाव में मुस्लिम को टिकट दिया था आरिफ साहब की पार्टी ने। तो क्या इस जगह पर भी जाके अपने आप को लेवल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी? 2 सवाल मेरे आपसे रहे सर। त्रिपाठी जी, कील काटे। नहीं, देखिए पारुल जी, संगठन हमेशा मजबूती के लिए ही बनाया जाता है और वही संगठन ही पूरा चुनाव लड़ता है और सभी दल उसके लिए काम करते हैं। वो बात अलग है कि कील काटे कितने भी मजबूत कर लेते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो वो पूरा चीजें बेकार हो जाती हैं। अब सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जब चल जाता है पीडीए तो फिर आप हिंदुत्व खत्म हो जाता है, और जब हिंदुत्व चलता है तो पीडीए खत्म हो जाता है। तो वहाँ कील काटे आप कितने भी मजबूत कर लीजिए, वो काम नहीं करते हैं। तो वो तो एक अलग चीज होगी। रही बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, मुस्लिमों को भी वो साथ में रखते हैं, लेकिन वो बात अलग है। जबकि नेताओं का आप देखिए, पार्टियों को देखिए, जब चुनाव होता है तब उनकी चाल चरित्र चेहरा अलग होता है। सत्ता मिलने के बाद चाल चरित्र चेहरा बदल जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा एक ये कंफ्यूजन है आम जनता के सामने भी, क्योंकि चुनाव के समय उनको एक लक्ष्य होता है, सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बयानबाजी करनी पड़ेगी, कौन सी रणनीति अपनानी पड़ेगी, वो अपनाते हैं। और जब सत्ता मिल जाती है, सरकार बनती है, तब उनका लक्ष्य होता है कि सभी वर्गों का हम विकास करें, सभी लोगों का, क्योंकि ये सभी सरकारों का काम होता है कि सबका विकास करना है। तो यही कोई भी सरकार हो तो उनका भी होता है। मुझे नहीं लगता चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग को या एक जाति को मिल रहा हो, वो सभी को मिल रहा है। एक नियम जो बना है उसमें सब, लेकिन संगठन में समन्वय और संगठन में जातिगत समीकरणों को साधना, ये बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी होगा क्योंकि संगठन बड़ा है, हर एक की महत्वाकांक्षा है, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए। किसे सेटिस्फाइड करेंगे, कौन संतुष्ट होगा, ये भी परेशानी है। 10-10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा आरिफ साहब। देखो, अभी आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर में कितने जनप्रतिनिधि हैं। तो देखिए, जनता उनको चुन रही और जनता उनको स्वीकार कर रही। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के बेटी बेटे बहू लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में आपको देख लीजिए, शीर्ष नेताओं में सुषमा स्वराज जी के घर से है, राजनाथ सिंह जी के घर से है, यशवंत सिन्हा जी के घर से है, किसके घर से लोग नहीं। दूसरी पीढ़ी है, अमिताभ ठाकुर है, ऐसी बहुत सारी इनके तमाम लोग कहते हैं इनकी पार्टी परिवार से नहीं है। ओहो, ये परिवार के लोग नहीं है, ये भी तो परिवारवाद हो गया ना। परिवारवाद की व्याख्या जब आप करेंगे तो एक ही परिवार से अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग हो गए तो वही तो अपने। भाई, अगर कोई पार्टी ओन करने वाला ही एक पर्टिकुलर परिवार हो जाए तो फिर तो सवाल उठते हैं ना सर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद है और परिवारवाद का कोई मुद्दा नहीं है। वाचस्पति जी 10 सेकंड्स प्लीज। देखिए, हम लोग के ये हाँ जी
पारुल जी, देखना ये होगा कि इनके जिस तरीके के अध्यक्ष बनते हैं, जिस तरीके के लोग आते हैं, हमें ये देखना होगा कि मैंने जो कहा था कि किस वर्ग को कितना तब क्या चाहते प्रतिनिधित्व मिलता है, वो देखने की बात हो। इनका मार्जिन रखा जाए, 45% इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए जैसे कि समाजवादी पार्टी ने दिया, कि या फिर आप जो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? देखिए, ये इनका विषय है कि वो उनका संगठनात्मक चुनाव है, वो संगठन में किसको चाहेंगे किसको नहीं करेंगे, वो उनका इंटरनल मामला। लेकिन हमने तो अपने दल की तैयारी करनी है और उसका ऐसा प्रयास करना है कि आगे आने वाले आगंतुक चुनाव में हम भाजपा को सत्ताच्युत करें और सत्ता से उतारें। ऐसा प्रयास करने का हमारा इंडिया गठबंधन के साथ दोनों लोगों को ये बस एक सवाल है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो है परिवारवाद, देखिए जब आप टिकट देते हैं सब वो जीतते हैं, बिना टिकट निर्दलीय लड़के जीत के चले हैं, वो टिकट नहीं जाता। और दूसरी कांग्रेस के साथी ने कहा हम अपने कीट कांटे दुरुस्त करेंगे, तो देखिए कील को ठीक करना चाहिए और कांटे को निकालना चाहिए। आपके यहाँ जो कांटे हैं उनको आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, जो समस्या है उसका समाधान कर ही नहीं पा रहे हैं। और तीसरी बात देखिए, अल्पसंख्यक माने क्या? अल्पसंख्यक माने जिसको आप समझते हैं इस देश में क्या जैन अल्पसंख्यक नहीं है या सिख अल्पसंख्यक नहीं है? ठीक है जब आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समय इतना इजाजत दे रहा था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी संगठन में कुछ बदलाव करने वाली है और 15 तारीख के आसपास बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई भी दिखेंगी, लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि आकलन किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन ठीक नहीं रहा उसके बाद कुछ तंदुरुस्त करने की, कुछ दमदार करने की आवश्यकता है, वो बीजेपी शायद करे। और कुछ ऐसे नेता जो अलग अलग वर्ग से आते हैं, खासतौर पर पिछड़े वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, पीडीए के सामने चीजों को ठीक करना, और फिर वो नेता जो उस जाति का हो और उस जाति में कितनी बखत रखता हो, ये सारी चीजें तोल कर ही आगे कदम बढ़ाया जाएगा, ऐसा आंकलन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आरोप प्रत्यारोपों के बीच कई सारी बात जो विपक्ष के सामने भी आई वो भी आपने सुना। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।